नमस्कार। आज हम बात करेंगे चेरनोबिल की। एक ऐसी आपदा जिसने दुनिया को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। हम समझेंगे कि आखिर हुआ क्या था और सबसे जरूरी, ऐसा हुआ क्यों। सबसे हैरान करने वाली बात पता है क्या है? ये सब एक रूटीन सेफ्टी टेस्ट के वजह से हुआ। जरा सोचिए, एक सेफ्टी टेस्ट जिसका काम चीजों को सुरक्षित बनाना था, वही दुनिया की सबसे बड़ी न्यूक्लियर तबाही की वजह बन गया। यही सवाल इस पूरी कहानी के दिल में है। तो हुआ यह था कि चेरनोबिल में कोई एक चीज गलत नहीं हुई, बल्कि ये एक खतरनाक रिएक्टर डिजाइन और इंसानी गलतियों का, कह सकते हैं, एक परफेक्ट स्टॉर्म था। जब दोनों चीजें एक साथ मिली तो तबाही होना तय था। इसे थोड़ा और समझते हैं। एक तरफ तो था वो आरबीएम के 1000 रिएक्टर, जिसके डिजाइन में ही बड़ी गड़बड़ियां थीं, खासकर जब उसे कम पावर पर चलाया जाता। और दूसरी तरफ थे ऑपरेटर्स, जिन्होंने टेस्ट के लिए कई जरूरी सेफ्टी नियमों को ताक पर रख दिया और रिएक्टर को एक बहुत ही अनस्टेबल, मतलब एक बेहद खतरनाक हालत में चला दिया। तो ये तकनीकी खामियां थी क्या? देखिए, इसमें एक था पॉजिटिव वॉइड कोएफिशिएंट, जिसके बारे में हम अभी बात करेंगे। फिर थी ग्राफाइट टिप्ड कंट्रोल रॉड्स। इनका काम था रिएक्शन को कंट्रोल करना, धीमा करना। पर इनके डिजाइन में एक ऐसी खराबी थी कि कुछ हालातों में ये रिएक्शन को धीमा करने की जगह उसे अचानक से तेज कर देती थी। और सबसे अजीब बात तो यह है कि इसका जो इमरजेंसी शटडाउन बटन था, वो भी पावर बढ़ने की हालत में हालात को सुधारने की बजाय और बिगाड़ सकता था। अब ये पॉजिटिव वॉइड कोएफिशिएंट क्या बला है? ये एक बहुत ही खतरनाक डिजाइन फॉल्ट था। आसान भाषा में समझे तो इसका मतलब था कि जैसे जैसे रिएक्टर के कोर में पानी भाप बनता, यानी स्टीम बबल्स बढ़ते, तो रिएक्टर की पावर कम होने की बजाय और ज्यादा तेजी से बढ़ने लगती। मतलब एक तरह का चेन रिएक्शन शुरू हो जाता था, जिसे रोकना लगभग नामुमकिन था। और फिर वो पल आ ही गया। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ, मतलब सेकंड्स के अंदर, कि किसी को कुछ समझने या संभलने का मौका तक नहीं मिला। बस पलक झपकते ही सब कुछ कंट्रोल से बाहर हो चुका था। तो 26 अप्रैल 1986 को असल में हुआ क्या? सबसे पहले रिएक्टर की पावर में अचानक एक जबरदस्त उछाल आया, मतलब बेहिसाब पावर। इसकी वजह से रिएक्टर का कोर फौरन हद से ज्यादा गर्म हो गया और फिर एक के बाद एक दो जोरदार धमाके हुए। ये इतने ताकतवर थे कि उन्होंने रिएक्टर बिल्डिंग की 1000 टन की भारी भरकम छत को हवा में उड़ा दिया। इसके साथ ही रिएक्टर का कोर पूरी तरह से खुल गया और सारा रेडियो एक्टिव जहर सीधे हवा में फैलना शुरू हो गया। एक बात यहां साफ कर देना बहुत जरूरी है। ये कोई न्यूक्लियर बॉम्ब का धमाका नहीं था, जैसा कई लोग सोचते हैं। नहीं, ये एक इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट था। रिएक्टर के डिजाइन और उसको चलाने के तरीके में एक भयानक चूक का नतीजा। धमाकों के बाद कहानी खत्म नहीं हुई, बल्कि कुछ ही सेकंड्स में रिएक्टर के अंदर मौजूद ग्रेफाइट में आग लग गई। और ये कोई मामूली आग नहीं थी। ये आग पूरे 9 दिनों तक जलती रही। सोचिए, 9 दिन। और इसी आग ने जहरीले रेडियो एक्टिव धुएं को वायुमंडल में बहुत ऊपर तक फैला दिया। तो अब धमाके से आगे बढ़कर देखते हैं कि इसका असर कितना भयानक और दूर तक फैला। ये जो रेडियो एक्टिव धुआं था, ये एक अदृश्य जहर की तरह था, जो सिर्फ एक जगह नहीं रुका, बल्कि पूरे के पूरे महाद्वीप में फैल गया। और इसका असर लोगों और पर्यावरण पर दशकों तक आज भी महसूस किया जाता है। अगर आपको इस तबाही की स्केल का अंदाजा लगाना है, तो बस ये एक नंबर सुनिए। चेरनोबिल से जो रेडिएशन निकला, वो हिरोशिमा पर गिराए गए एटम बॉम्ब से करीब करीब 400 गुना ज्यादा था। 400 गुना। ये नंबर ही अपने आप में सब कुछ कह देता है ना? और फिर बात आती है इंसानी जानों की। जो लोग तुरंत मारे गए, वो थे करीब 30 लोग, प्लांट के कर्मचारी और वो बहादुर फायर फाइटर्स जो आग बुझाने सबसे पहले पहुंचे थे। उनकी मौत भयानक एक्यूट रेडिएशन सिंड्रोम से हुई। पर यह तो बस शुरुआत थी। लंबे समय में इस रेडिएशन की वजह से हुए कैंसर से 4000 से भी ज्यादा लोगों की मौत का अनुमान लगाया जाता है। ये जो रेडियो एक्टिव बादल थे, वो हवा के साथ बहते चले गए। वो सिर्फ प्लांट के आसपास नहीं रुके। सबसे ज्यादा असर हुआ यूक्रेन, बेलारूस और रूस पर। लेकिन यह जहर यूरोप के कई और देशों तक भी पहुंच गया था। प्लांट के एकदम पास में एक शहर था, प्रिप्यात, एक मॉडर्न शहर जहां करीब 48,000 लोग रहते थे। धमाके के 36 घंटों के अंदर पूरे शहर को खाली करने का ऑर्डर आ गया। सोचिए, एक पूरा का पूरा शहर रातों रात खाली हो गया, एक भूतिया शहर में बदल गया। और जानते हैं उन लोगों से क्या कहा गया था? उनसे कहा गया, बस 3 दिन के लिए अपना घर छोड़ दो, फिर सब ठीक हो जाएगा। पर वो 3 दिन कभी खत्म ही नहीं हुए।
वो लोग फिर कभी अपने घरों को वापस नहीं लौट पाए। ये एक ऐसा वादा था जो कभी पूरा नहीं हुआ। इस बड़ी तबाही के पीछे छिपी एक बहुत ही दुखद इंसानी कहानी। तो अब आते हैं इस आपदा की विरासत पर, मतलब आज क्या हालात हैं, क्योंकि ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। ये कहानी है उस जबरदस्त सफाई अभियान की और उन नतीजों की जो आज भी दुनिया भुगत रही है। जो रिएक्शन था वो भी बड़ा मिला-जुला था। एक तरफ तो सोवियत सरकार थी, जिसने शुरू में तो इस पूरी घटना को दुनिया से छुपाने की पूरी कोशिश की। ये राज तब खुला जब स्वीडन के वैज्ञानिकों ने अपने देश में बढ़ा हुआ रेडिएशन पकड़ा। और दूसरी तरफ थे करीब 6 लाख लिक्विडेटर्स। ये वो हीरो थे, वो सफाई कर्मचारी, सैनिक, इंजीनियर्स, जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना उस जहरीली जगह की सफाई की। उस तबाह हुए रिएक्टर को काबू में करना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज था। 1986 में ही बहुत जल्दबाजी में रिएक्टर नंबर 4 के ऊपर कंक्रीट का एक ढांचा बनाया गया, जिसे सार्कोफेगस नाम दिया गया। लेकिन ये एक टेम्परेरी जुगाड़ था। असली काम हुआ 2019 में, जब एक बहुत बड़ा मॉडर्न स्टील का आर्क, जिसे न्यू सेफ कन्फाइनमेंट कहते हैं, बनाकर उस पुराने ढांचे के ऊपर सरका दिया गया। तो सवाल उठता है, क्या अब सब सुरक्षित हैं? नहीं, चेर्नोबिल आज भी बेहद खतरनाक है। क्यों? क्योंकि रिएक्टर का वो पिघला हुआ फ्यूल, जिसे कोरियम कहते हैं, वो आज भी अंदर ही है। कई जगहों पर रेडिएशन का लेवल आज भी जानलेवा है। आज भी वहां एक 30 किलोमीटर का एक्सक्लूजन जोन है, जहां हमेशा के लिए रहना मना है। और प्रिपेट शहर, वो आज भी वैसा ही एक वीरान भूतिया शहर है। तो चेर्नोबिल का वो रेडियो एक्टिव दिल आज भी अंदर धड़क रहा है। ऐसे में एक सवाल हमारे सामने खड़ा है, इस कहानी का आखिरी चैप्टर क्या होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद आने वाला वक्त ही हमें देगा।